हाँ तो ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसमें तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 2r/g के बराबर होता है, रट लो। केस कुछ ऐसा है कि अगर तुम एक प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल अल्फ़ा फेंकते हो और वो वहाँ गिरता है, और दूसरे को भी तुम फेंकते हो बीटा एंगल पे, पर कंडीशन ये है कि वो भी सेम जगह गिरता है। यानी कि अगर रेंज सेम है तो अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो कितना होगा, अगर रेंज सेम है। क्वेश्चन के अनुसार रेंज सेम है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार रेंज सेम है। 2 पॉसिबल वेज, ठीक है। तो T1 T2 दो टाइम है। अब देखो, अब अगर कुछ अलग ही फेंका होगा तभी तो T2 टाइम आया। तो क्वेश्चन के अनुसार रेंज जो है वो सेम है। तो अगर रेंज सेम होती है तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या होता है, 2r/g के बराबर होता है। तुम 90 माइनस अल्फा वर्ग करने से भी कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, किसी टाइम टी पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, उसका ए साइन ओमेगा टी और वाई दे रखा है ए ब्रैकेट ओपन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वेयर ए एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, चूज द ऑप्शन। ये साइन और कॉस में लिखा हुआ है, कोई ऐसी आइडेंटिटी पता है जिसमें साइन और कॉस आता हो? क्यों नहीं पता, सबको पता है। ये आइडेंटिटी तो आपने बचपन से पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको देखकर समझ में आ रहा है, पहले वाले से आप साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको cos ओमेगा टी की वैल्यू पुट करें, cos ओमेगा टी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो cos ओमेगा टी की वैल्यू जरा चेक करेगा। यहाँ पर ये टर्म आपका बनेगा 1 माइनस y डिवाइडेड बाय e, y बाय 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, cos ओमेगा टी की वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ पर cos की वैल्यू जब पुट करूंगा तो यहाँ लिखूंगा 1 माइनस y डिवाइडेड बाय a, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। यस और नो? अब जरा ऑब्जर्व करेगा, यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ चुकी है दोस्तों। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर b वाले पार्ट को देखिए, आपको शायद कुछ चमकने लगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस y का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये क्या डन? यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी a स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस y का होल स्क्वायर की पावर 1/2। इसको फॉर्मेट को सिंपलीफाई करिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको ये बताना कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग यहां से सीख चुके हैं। यहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इस फॉर्म में, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है दोस्तों वो बॉम्बे और दिल्ली है। सर इस सेशन के बाद क्या मैं कोई वन और देखिए, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ, इसके बाद बस रिलेटिव ही है, ठीक। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों यहां स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करिए। देखिए 2D के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हुए, थोड़ी देर में हम 2D को बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, AB इज अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। ये दोस्तों एक वर्टिकल सर्कल है जिसमें जो AB है ना वो डायमीटर। इफ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू स्लाइड अलोंग द कॉर्ड AC, A से C तक जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुद्दा ये है, ये जो डायमीटर, ये दोस्तों एक वर्टिकल सर्कल है जिसमें जो AB है ना वो डायमीटर। इफ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू स्लाइड अलोंग द कॉर्ड AC, A से C तक जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुद्दा ये है, ये जो डायमीटर है ना वो इस C पर जो एंगल बना रहा होगा की वैल्यू tan थीटा आएगी, और ये वैल्यू आपको दिख रही है 4r/g into tan थीटा। पहला ऑप्शन बोला है कि A, तो A तो वैसे ही साफ-साफ दिख रहा है कि गलत हो गया। ये सही है गलत है? ये गलत है दोस्तों, ये आपका गलत हो चुका है। दूसरे ऑप्शन में बोला T2/T1, T2/T1 की वैल्यू पूछी गई, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो साफ-साफ दिख रहा है कि T2/T1 की वैल्यू tan थीटा आएगी, मतलब बॉम्बे इज करेक्ट। बॉम्बे इज करेक्ट। आयुष पांडे बता रहे हैं A एंड C। बेटा A तो गलत है, T1 into T2, T1 और T2 का मल्टीप्लाई करना है, तो T1 स्क्वायर into T2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए, देखिए tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बात, कांस्टेंट आएगी वैल्यू 4r/g, मतलब T1 into T2 इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, डेफिनेटली ये भी सही है। मतलब यहां पर इसका आंसर जो है वो आएगा बॉम्बे एंड कैलकटा। B एंड C बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप पाथ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर मैं पाथ के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो डेफिनेटली ये जो टेंजेंट है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमें टिक करना होगा। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B इज 0, गलत है भाई। जब आप A से B तक मूव करके गए हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो। यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नॉन जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी तो नॉन जीरो होगी ना। बताओ बताओ क्या हुआ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी याद करो, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पर A से B में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B 0, ये स्टेटमेंट एकदम गलत। तो ये भी आपको टिक करना पड़ेगा, इनकरेक्ट फाइंड करना। पार्टिकल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, आ रहा है यार कितना गरीब वाला सवाल है। स्ट्रेट लाइन में थोड़ी चल रहा है, ये पार्टिकल किस पे चल रहा है, कर्वीलिनियर पाथ पे चल रहा है, उसका मतलब DB इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन कराने का मेन पर्पस पता है क्या? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा, लोगों को ग्राफ और जिराफ में फर्क ही नहीं पता होता। नहीं मैं ये बोलना नहीं चाह रहा, जवान स्लिप मार गई थी, ग्राफ और ट्रैजेक्टरी में फर्क ही नहीं पता होता। ये जो क्वेश्चन है इसमें पार्टिकल जो है वो एक 2D मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है, ना कि कोई ग्राफ आपको ड्रॉ किया गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे काफी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है वो tan थीटा है, जो कि tan के बराबर होता है। फिर ऐसे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से आप u निकाल लें, u और थीटा पता चल जाएगा, तो आगे के पार्ट्स को आप सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये काफी लेंथी मेथड होगा, इतना आसान नहीं होगा। क्या आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सोचा था? एनी वन ऑफ यू इसने क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच किया? मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व तो करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा दैट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम। क्या आप लोग इसी तरीके से सोच रहे हैं? क्या अगर आप लोग इसी तरीके से सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये जो है ये है आम जिंदगी। अब बताता हूं नाइटर्स जिंदगी। यहाँ पे पूछा मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस समय मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर आपको मैथ्स आती है तो आप समझ पा रहे होंगे कि dy by dx की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप 0 करिए, दैट इज व्हाट 10 4x। जब आप इसे 0 करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आती है 10 डिवाइडेड बाय 4, और इसे मैं लिख सकता हूं 5/2। मतलब ये बताना चाह रहा है
कि x की ये वैल्यू जो है ना ये आपकी 5/2 होगी, मतलब 2.5। तो अगर ये 2.5 है तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी आपकी 2.5 ही होगी। तो रेंज तो मेरी बी पार्ट तो देखते सॉल्व हो गया, 2.5 + 2.5 5 होगा। लेकिन मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो बेसिकली मुझे बाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैक्स की वैल्यू जो 5/2 आई है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। जब मैं वहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज व्हाट 10 x, x की वैल्यू 5/2 माइनस 2 x स्क्वायर, दिस इज 5/2 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। 5 × 5 दिस इज 25 माइनस 2 × 25 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, दिस इज 50 माइनस 25/2। क्या बात है, 12.5 मीटर। क्या आप लोग का यही देखते ही सॉल्व हो गया, 2.5 + 2.5 5 हो। लेकिन मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो बेसिकली मुझे बाई कोऑर्डिनेट निकालना है। मैक्स की वैल्यू जो 5/2 आई है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। जब मैं वहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज व्हाट 10 x, x की वैल्यू 5/2 माइनस 2 x स्क्वायर, दिस इज 5/2 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। 5 × 5 दिस इज 25 माइनस 2 × 25 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, दिस इज 50 माइनस 25/2। क्या बात, 12.5 मीटर। क्या आप लोग का यही आंसर आ रहा है? ये देखिए एक बार, देखिए कितना फास्ट सॉल्व हो रहा है। अब देखो यहाँ बोला इनिशियली पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, या साफ-साफ दिख रहा है 10 थीटा की वैल्यू 10 आ रही है। तो 53 तो नहीं होगा, क्योंकि 53 होता तो 4/3 आना चाहिए था। x का कोएफिशिएंट अगर 4/3 होता तो आपका d आंसर सही होता, तो d तो नहीं होगा। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट x बराबर 2.25 पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। वेलोसिटी वेक्टर का एंगल पूछा जा रहा है। वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होगा। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे dy/dx निकालना है। मतलब dy/dx की वैल्यू मुझे कब निकालनी है, 2.25। तो यहाँ पे dy/dx मैं निकाल चुका हूं, आया ना, नहीं आया समझ। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या करना है, dy/dx में x की वैल्यू 2.5 पुट करनी है। मैं रखूंगा 10 - 4 into x, और x की वैल्यू है 2.25, मतलब इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 9/4। एम आई करेक्ट? 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बना। मैंने थोड़ी देर पहले ये सारी बातें आपको बताई थी। ये मैं बोल रहा हूं कि एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। dy/dx की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब tan अल्फा की वैल्यू 1, तो डेफिनेटली आपका आंसर सी होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए, बी एंड सी है। ABC विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी और मेथड से किया है तो वो भी अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको ये मेथड बताया तो ये भी सीखना आपको चाहिए, क्योंकि कल अगर इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, मान लीजिए जेईई में सवाल पूछा गया और जेईई में तो आपको पता सिंगल करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज एक बार बुला लो प्लीज सर। कहां बुला ले भाई, कोटा का मौसम वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, देख रहे होंगे। ठीक है, जो लोग इस समय कोटा में देख रहे होंगे कि शानदार तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है। सुहाने मौसम में फिजिक्स का आनंद लीजिए और फिजिक्स से मोहब्बत करिए। आरवाई के साथ जुड़े रहिए, अंत तक मैदान में टिके रहिए। इस बार 99 पार आरवाई के साथ। जल्दी बताइए फटाफट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। यहां से और ये इस तरीके से मूव करना है। इसका जो स्लोप है ना, स्लोप को चेंज हो, जैसे कि आप ध्यान से देखना कि इनिशियली स्लोप क्या था 1, एक्स एक्सिस पे जो रखा हुआ है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x के साथ। मतलब अगर ये 1 लिखा है तो tan थीटा 1 का मतलब है कि डेफिनेटली ये एंगल 45 रहा होगा। तो स्लोप 0 कब होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो यहां से देख के समझ में आ रहा है कि स्लोप 0 हो रहा है कब, t = 10 पर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि t = 10 पर पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना दोस्त। 10 सेकंड में ऊपर पहुंचा तो 10 सेकंड नीचे आने में समय लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकंड्स हो जाए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 60 डिग्री। दोस्तों ये 60 डिग्री है या 45 डिग्री है? 60 है या 45 है? 45 है, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन आपका गलत होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर। ओ सॉरी, माफी चाहूंगा, गलती हो गई। एक्चुअली टाइम नहीं है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है। माफी चाहूंगा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो मैं ये कहूंगा कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो एक्स की वैल्यू जो है, ये एक्स की वैल्यू 10 है, ये 10 है, तो डेफिनेटली ये भी 10 होगी। तो रेंज आपकी 20 आ जाएगी। ठीक, रेंज आपकी 20 आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, तो सुनना ध्यान से। 45 पे फेंकने का मतलब रेंज मैक्सिमम है, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी है, 20। और मैक्सिमम रेंज आप जानते हैं u² / g होता है, यस और नो? u² / g, इज इट क्लियर? u² sin 2 थीटा, लेकिन sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से u² की वैल्यू जो है दिस इज 200, u की जो वैल्यू है दिस इज व्हाट, tan√2, दिस इज tan√2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप क्या लिखेंगे, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यहां पे मैं देख करके समझ पा रहा हूं, दिस इज 2 * 10 डिवाइडेड बाय g, g इज आल्सो 10। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2 सेकंड्स। सही है, तो बी और सी तो सही है। डी ऑप्शन के बारे में कोई कमेंट करना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू जो मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर डी ऑप्शन? एरिया अंडर कर्व गिव्स अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो y एक्सिस पे ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है, dy/dx, और ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एरिया अगर आप लिखना चाहेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे, dy/dx, दिस इज द y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय dx। dx से dx कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से, इसका जो एरिया है, एरिया दोस्तों, वो एरिया आपको वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो अगर आप ये एरिया निकाल लेते ना, तो एरिया आपका 10 आ रहा है, और 10 ही आपकी मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में लिखा है एरिया अंडर द कर्व गिव्स अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आपको ये ऑप्शन भी टिक कर देना चाहिए। मतलब बॉम्बे, कलकत्ता एंड दिल्ली। तोड़ करके पढ़िए, ग्राफ जो दिया गया उसको दोबारा से रीड करिए, आपको काफी हिंट मिलती है। जैसे मैं इस ग्राफ को रीड करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यही एक सबसे बड़ी हिंट है कि यहां पे जो स्लोप है, स्लोप वो आपका 45 डिग्री हो गया। याद होगा कि जब मैंने 2D मोशन का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा था, तो उस समय मैंने ये सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करी कि हाउ टू सेलेक्ट द एक्सिस। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देना चाहता हूं इस सवाल। हां भाई, एनी वन ऑफ यू इस डायरेक्शन, ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमारे बीच में चर्चा काफी डिटेल में हो चुकी है। वेलोसिटी आप लोगों को 30 दी गई है डायरेक्शन, दिस इज 30 दी गई है इनिशियल, और एक्सेलरेशन आपको 10 दिया गया। मैं जब एक्सेस सेलेक्ट करूंगा तो ये एक्सेस ये लूंगा दोस्त, एक्सेलरेशन क्या लो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ये एंगल आपको 127 दिया गया, तो शायद आप समझ पाएंगे ये एंगल 53 होगा, और वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमारे बीच में चर्चा काफी डिटेल में हो चुकी है। वेलोसिटी आप लोगों को 30 दी गई है डायरेक्शन, दिस इज 30 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लेते हैं। आप ये समझ पाएंगे कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, दिस इज व्हाट 30 cos 53। cos 53 की वैल्यू आप सभी को पता है 3/5, 30 * 3/5, ये हो गया 18। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा आपका 30 sin 53, क्योंकि मैं देख करके समझ पा रहा हूं कि 24 हो जाए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाए। क्लियर, स्पीड विल बी मिनिमम। अच्छा एक बात बताना मुझे कि ये तो कंपोनेंट चेंज ही नहीं होगा,
क्योंकि ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो थ्रू आउट द जर्नी ये वाला कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा होगा। और आप ये जानते हैं कि किसी भी मोमेंट में जब आप स्पीड लिखते हैं तो स्पीड को लिखने का तरीका होता है dx² + vy²। दोस्तों ये वाली जो एक्सिस है ना, इसको मैंने y एक्सिस कहा और इसको सपोज x एक्सिस कहा। तो x एक्सिस के अलग वाला ये जो कंपोनेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज है। और एक बात बताएगा, ये कंपोनेंट समय के साथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें y एक्सिस के अलग वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो ये कंपोनेंट अभी डिक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, ये रिटार्ड हो रहा है। तो आपको ये बात समझ आ रही है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन के अलग है वो 0 होगा, उस समय स्पीड मिनिमम होगी। प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा होता है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे या तो आपकी स्पीड मिनिमम होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन के अलग है, दैट इज y कंपोनेंट, वो 0 होता है। तो आपको देख के समझ आ रहा है 18 10। तो y डायरेक्शन में अगर आप बात करें तो आपकी वेलोसिटी 18, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा vy = uy - 10 × t। यहाँ पे vy की वैल्यू 0, यहाँ पे t की वैल्यू आएगी 18 / 10, एंड योर आंसर विल बी 1.8। डेफिनेटली a विल बी करेक्ट। अगर a सही है तो b गलत, अगर a सही है तो b गलत है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस मोमेंट पर स्पीड मिनिमम होगी उस मोमेंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। देखिए आराम से, क्योंकि वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट 0 हो चुका है, सिर्फ ये कंपोनेंट होता है। ये कंपोनेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। एम आई करेक्ट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? यस। जल्दी बताइएगा फटाफट से, स्पीड विल बी मिनिमम बट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस। तो आंसर आएगा दोस्तों ए एंड सी। शुरुआत में मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर एक्सेल ऐसे लेने का क्या फायदा है, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। अगर आप इस केस में इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस कंसीडर करते तो आपको समझ में आ रहा है कि उस केस में आपको एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़ते। जब आप एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करते तो आपका वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी चेंज होता और y भी चेंज होता। तभी दोनों कंपोनेंट चेंज हो रहे होते। उस केस में अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होता था। फिर आपको वही कहा, कभी इस बात का घमंड नहीं किया। अगर आप अपनी एक एक्सिस को एक्सेलरेशन के अलॉन्ग ले लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा और आप इस सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। सॉरी, माफी चाहूंगा दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ूंगा। आंसर है आपका ए और सी। क्वेश्चन एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए, मुझे लगता है ये टूटी का लगभग ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव स्टार्ट करेंगे। हाइट है 80 मीटर और यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। नाइस नाइस। ड्यू टू द एयर फ्लो, क्या बात है, हवा चल रही है दोस्तों। आज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हवा चल रही है। एक्स की जिंदगी में तूफान आ चुका है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल है, और वो पता है कितना, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ये है कहानी मूल जुबानी। मतलब यहां पर ये तो तय हो चुका है दोस्तों कि आज यहां कोई फार्मूला काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आज ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है जिसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हवा चल रही है और उस हवा की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी वेरिएबल है। लेकिन एक बात तो है कि y एक्सिस के अलॉन्ग तो एक्सेलरेशन आप समझ पा रहे होंगे कि y एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू तो आप कीजिए, ठीक है। टाइम ऑफ लाइट, स्पीड जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये सारी चीजें पूछी जा रही है। तो मैं एक बात तो बता दूं, पाथ ऑफ अ पार्टिकल ना पैराबोलिक नहीं हो सकता, क्योंकि पैराबोलिक पाथ तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और साथ ही साथ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 और 180 के अलावा कुछ और। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जब पार्टिकल को फेंकेंगे y डायरेक्शन में, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो डी ऑप्शन तो मैंने वैसे ही बता दिया। एक बात बताना मुझे, सभी लोग सोचने चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हवा चल रही है, क्योंकि आप सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को ऑब्जर्व करो। मैंने हमेशा बोला है कि 2D मोशन इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1D मोशन। जब आप x के अलॉन्ग मोशन देखते हैं तो y को भूल जाइए, y के अलॉन्ग देखते हैं तो आप x को भूल जाइए। तो अभी मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि मोशन सिर्फ और सिर्फ आप y के अलॉन्ग ऑब्जर्व करें। तो y के अलॉन्ग आपको ऐसा लगेगा जैसे पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल फेंका तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा। आप याद करो, मैंने 1D मोशन में बताया था कि ऐसी सिचुएशन में जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। यहां से लिखूंगा 2h, h की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय g, g की वैल्यू 10, तो यहां से रूट 16 और रूट 16 मतलब 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद पार्टिकल जमीन पर गिर जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 4 सेकंड आएगा। स्पीड जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जब ग्राउंड पे गिर रहा होगा तो ये तो तय है कि इसका जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा ना वो आपका 40 हो चुका होगा, y कंपोनेंट। जैसे uy 0 है, -10 * t, ये आपको दिख रहा है 40 आ जाएगा, आया ना। तो ये तो तय है कि ये 40 होगा, लेकिन इसके पास x कंपोनेंट भी होगा ना यार, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो डेफिनेटली आंसर जो है वो 40 तो नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। तो इसका मतलब मैं कुछ और तो नहीं कैलकुलेट कर रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बॉम्बे तो इनकरेक्ट होगा। ये इसका जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी वन ऑफ यू जो मुझे सजेस्ट कर सकता है हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड आउट करें? एक बात बताइएगा, ax = 2 vy लिखा हुआ है, लिखा या नहीं लिखा? अरे बोलो यार। और vy ये है वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, जो कि आपको समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट 10 * t। ये वैल्यू आ गई 20 * t। कितनी आ गई दोस्तों? 20 * t। और अब आप यहां से ये देखिए एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो इसको लिखिए dvx/dt और ये बराबर लिखिए 20t * dt। एंड नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। t = 0 पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट 10 था, इसे जनरल टाइम t पे निकाल लेते हैं। दिस इज v - 10 बराबर 20t, t की वैल्यू होगी t²/2। दिस इज 10t²। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 10 + 10t²। आप सोचिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसलिए मैं सबसे पहले वेलोसिटी निकालूंगा। अब वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, तो अब रेंज निकालनी है, तो अब मुझे इसके बाद इसको लिखना होगा dx/dt और इसकी वैल्यू लिखूंगा 10 + 10t²। और dx की वैल्यू क्या होगी? 10 + 10t² into dt। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दैट एक्सप्रेशन। लिमिट लगाएंगे आप 0 से 4, यहां से जो भी वैल्यू आएगी आपको रेंज मिलेगी। आराम से नोट करिए, नहीं समझ में आए तो भी नोट करिए, कोई समस्या की बात नहीं है। जल्दी बताइएगा फटाफट से, यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 into t, और t की वैल्यू आएगी 4 + 10 t², ये वैल्यू आएगी आपकी t³ डिवाइडेड बाय 3। ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है, 10t + 10t³/3, तो आ रहा है 40 + 10/3 into 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 64। 120 + 640 760। इसका मतलब दोस्तों सी ऑप्शन एकदम सही है। आंसर आपका आ जाएगा ए और सी। ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? बेहतरीन सवाल था, कैसा लगा आपको देख करके? पर सर x तो 2vy के इक्वल है, वही तो किया बेटा, x is 2vy, लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसी भी t टाइम पे निकालोगे तो क्या होगा? 10 * t। किसी भी जनरल टाइम t पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा? gt। तो 10t यहां से सॉल्व होगा। यस और नो? इमरान सर वाला लॉजिक चलो कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है
तो जैसे कि अब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे ऊपर जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा इसीलिए तो हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ा। और हमारे चल रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्स एक्सिस में कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो है वो एक्स एक्सिस में वेरिएबल है। सिर्फ और सिर्फ Then, आपने एक बात देखी कि एक्स एक्सिस के अलोंग तूफान कुछ भी हो जाए एक्स एक्सिस के अलोंग, फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा। एथर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। जो वेरिएबल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, इवन ना तो इस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, 2h/g होता है, g कांस्टेंट है, अच्छा h क्वेश्चन भी था, बेहतरीन कांस्टेंट। सवाल था, शानदार क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लगता है cos ये बराबर cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। तो यहां से मुझे देखकर एक बात समझ आ रही है कि यार जो b है ना b, उसकी वैल्यू हो जाएगी u डिवाइडेड बाय √3। Am I correct? अब सोचिए क्या करें, हमें तो u निकालना था। याद करो, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से यहां लगाइए, तो आप समझ पाएंगे b² - u² बराबर आप लिखेंगे -2g * h। इनको समझ नहीं आया एक बार पेज पलट के देखिए, मैंने ये इक्वेशन बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों सवाल खत्म हो चुका, -u² इज इक्वल, अब सोचिए क्या करें, हमें तो u निकालना, स्क्वायर -u² बराबर आप लिखेंगे -2g * h। इनको समझ नहीं आया एक बार पेज पलट के देखिए, मैंने ये इक्वेशन बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों सवाल खत्म हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे कि b की वैल्यू यहां पे u के टर्म्स में जैसे पुट करेंगे, you will get the answer। अब b की वैल्यू यहां से u/√3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज व्हाट u² by 3 - u² इज इक्वल टू -2g h। आप देख पा रहे होंगे -2u² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -2g h, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया और u की वैल्यू जो है वो √3g h आ जाएगी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बात, ध्यान जन ने एकदम सही आंसर निकाला, एकदम सही जवाब है दोस्तों इसका जो आंसर। आ जाइए, तो WET से कैसे कर सकते हैं बेटा, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था ये बात। डायग्राम मैं आपको बना देता हूं, डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये 20 मीटर और यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, और ये विड्थ आपको दी हुई है क्वेश्चन में 8 मीटर। ये डायग्राम नोट कर लेना भाई, है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो आप लोग भी, मैं भी। अब बॉल लीव्स अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल टेबल से लीव करने का मतलब वेलोसिटी जो इनिशियल है वो हॉरिजॉन्टल है। बॉल बाउंसेस इलास्टिकली फ्रॉम अ वर्टिकल वॉल एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम द टेबल। बॉल के साथ जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एज शोन इन द फिगर, फिगर मैंने आपके सामने बना दिया। द बॉल देन स्ट्राइक द फ्लोर एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द टेबल। यार ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे याद है ये इस तरीके का क्वेश्चन पहले जेईई एडवांस में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है उसी से इंस्पायर्ड एक नया क्वेश्चन मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉल है, मान लीजिए आपने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, सुनना ध्यान से, कौन से बता रहा हूं, और ये हाइट है, तो यहां पर ये इस तरीके से जाएगा, कोलिजन करेगा। मान लीजिए ऐसे मल्टीपल कोलिजन करने के बाद पार्टिकल जमीन पे गिर जाए, कहां गिर जाए, जमीन। हो सकता है यहां पे ये कोलिजन इलास्टिक ना हो, इलास्टिक, तो भी इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना वो पता है क्या होगा, √2h/0। अगर ये वर्टिकल बॉल्स हैं, एनी वन ऑफ यू तो इस बात को प्रूव कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है, यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन। कितने भी कोलिजन हो, आफ्टर द मल्टीपल कोलिजन फाइनली जब ये बॉल इस ग्राउंड सरफेस पे गिरेगा उस समय इसका टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g होगा। सर क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी इन लेक्चर्स की बेटा, एक वीक में फिजिक्स का एक लेक्चर होगा, मतलब हर सब्जेक्ट का एक लेक्चर होगा, ठीक है, आप आसानी से अटेंड कर सकते हो हर वेडनेसडे। एनी वन ऑफ यू तो इस बात को जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि देखो जब कोलिजन हो रहा है तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक्स के अलोंग ही तो लगेंगे, मतलब फोर्स जो लगेगा दैट इज नॉर्मल कांटेक्ट। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि एक्स के अलोंग क्या हो रहा है, क्योंकि कोलिजन होने पर फोर्स अगर एक्स के अलोंग लग रहा है तो वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट चेंज होगा जो एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग तो कंपोनेंट वेलोसिटी का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम ही रहेगा, मतलब वाई के अलोंग मोशन अफेक्ट हो ही नहीं रहा। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल देखा है तो आपको पता है उस केस में आप ये लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफाइल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन देखिए, अब इस केस में बिना पेन चलाए मैं ये बता सकता हूं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो क्या होगी, √2h डिवाइडेड बाय g, और यहां से 2 सेकंड आ गए, तो 2 सेकंड बाद जमीन पर गिर गया। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो और आसान हो गया, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि एनर्जी लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन में एक्स एक्सिस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है ना वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम ही रहेगा। तो यहां पर 2 सेकंड में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल उसने डिस्टेंस x के अलोंग कितना चला होगा, तो आप कहेंगे x कंपोनेंट कांस्टेंट है 5 * 2 दैट इज 10 मीटर। अब आप सोचिए 10 मीटर का मतलब क्या है, एक बार यहां से यहां गया 8 मीटर चल गया, कितना चल गया दोस्त, 8 मीटर, टोटल चलना है 10 मीटर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगली बार जब चलेगा तो ये यहां से यहां गिरेगा, क्योंकि टोटल तो 10 ही चलना था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन की अगर लास्ट वाली लाइन को आप पढ़े तो लास्ट वाली लाइन में द बॉल देन स्ट्राइक्स द फ्लोर एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द टेबल, आपको ये डिस्टेंस निकालना, 8 इज टोटल, 8 - 2 विल गिव यू द आंसर, योर आंसर विल बी 6 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, x0 फ्रॉम द टेबल। ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल मुझे, चलना है 10 मीटर, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगली बार जब चलेगा तो ये यहां से यहां गिरेगा, क्योंकि टोटल तो 10 ही चलना था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन की अगर लास्ट वाली लाइन को आप पढ़े तो लास्ट वाली लाइन में द बॉल देन स्ट्राइक्स द फ्लोर एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द टेबल, आपको ये डिस्टेंस निकालना, 8 इज टोटल, 8 - 2 विल गिव यू द आंसर, योर आंसर विल बी 6 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? डन? ओके नाइस, कैसा लगा ये क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस। अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है, आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट